Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं और ये पूरे YouTube पर सबसे बेस्ट क्लास है इस सेगमेंट की। क्लास के बेनिफिट्स देखिए। वोकैब पहले पोर्शन में हम कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि हम एडिटोरियल से उठाएंगे और सारी की सारी वोकैब जो है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से ज़रूर वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से वर्ड्स ना आए। और ये जो वर्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे इनका हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। फिर हम उनके सिनोनिम्स देखेंगे, उनके एंटोनिम्स देखेंगे और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो भाई वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं सब आपको सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाते हैं। देन हम सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। प्यारा सा एक एडिटोरियल उठाएंगे द हिंदू से और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट सुधरेगा और फिर आपको एग्जाम में अनसीन पैसेज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज और ग्रामर एमसीक्यूज करेंगे बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पर। तो ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम में, जब आपको ये कॉम्प्रहेंशन के और ग्रामर के एमसीक्यूज सोल्व करने पड़ेंगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत ईजिली इनको सोल्व कर सकते हैं। थर्ड पोर्शन में हम कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस यानी कि पैराजम्पल। तो आजकल एग्जाम में ये भी बहुत आने लग गए हैं, तो फिर इसको भी हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। और भाई जब आप डेली बेसिस पर मेरे साथ ये क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत ही ईजी लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत हल्की, बहुत छोटी छोटी बातों को बताते हुए मैं उस ट्रिक के साथ चलता हूँ जिससे कि ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आता है कि भाई क्लोज टेस्ट को और पीक्यूआरएस को कैसे टैकल करते हैं। लास्ट पोर्शन में हम करेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ये पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो आपने स्टार्टिंग में वर्ड्स पढ़े थे, जितने भी वर्ड्स पढ़े थे, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी की हम लास्ट में करेंगे ट्रिकी एमसीक्यू के साथ में प्रैक्टिस। इसके बाद तो भाई चीज़ें आज की तारीख में आप जितना कुछ पढ़ रहे हो सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली रट जाएगा, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, सिंपली क्लास को देख लेना है। और ये पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास है, आप खुद डिसाइड करेंगे कि बेस्ट है या नहीं है। रीजंस हैं उसके, पहला तो देखो आप यहाँ से वोकैब सीख के जाएंगे, दूसरा आप यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सीखेंगे, थर्ड यहाँ पर आप ग्रामर सीखेंगे, फोर्थ यहाँ पर ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन आप यहाँ पर, क्योंकि मैं जब सेंटेंस पढ़ाता हूँ ना, वर्ड्स पढ़ाऊंगा उसमें वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करूँगा, तो वहाँ साथ के साथ ट्रांसलेशन चलेगा। जब इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे एडिटोरियल को, वहाँ पर ट्रांसलेशन चलेगा। तो ट्रांसलेशन भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं। फिफ्थ यहाँ पर आप क्लोज टेस्ट सीख रहे हैं डेली बेसिस पर। उसके अलावा भाई साहब आप PQRS सीख रहे हो और सातवां आप वोकैब की प्रैक्टिस कर ले रहे हो। तो भाई एक सिंगल क्लास में इतना कुछ मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर कोई दे रहा होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप खुद बताएं मुझे कमेंट में कि क्या आपको ये क्लास बेस्ट लगी। अभी नहीं बताना, पूरी क्लास देखो, उसके बाद खुद से डिसाइड करो कि क्या ये क्लास सच में बेस्ट है या बस मैं हवाबाजी कर रहा हूँ। बेनिफिशरीज जितने भी SSC के एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL, स्टेनो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है SSC का जिसमें इंग्लिश आती है, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA या CDS और UPSC एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये सारे बच्चे इस क्लास के बेनिफिट्स ले सकते हैं। मॉर्निंग में ही क्लास हो जाती है, तो आप इसको मॉर्निंग में ही निपटा दिया करें। चलिए भाई शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वोकैबुलरी आज का पहला वर्ड है पेडेस्ट्रियन। नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। पैदल यात्री को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। अ पर्सन वॉकिंग अलोंग अ रोड, ठीक है, डल और लैकिंग एक्साइटमेंट, या कोई मामूली सा व्यक्ति टहल रहा है बस। तो कोई व्यक्ति अगर वॉक कर रहा है ना रोड के आसपास, उसी को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री को। द एक्सीडेंट इन्वॉल्व अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द स्ट्रीट। एक्सीडेंट हुआ कोई, उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, किसका एक्सीडेंट हुआ है, एक पेडेस्ट्रियन का हुआ है। कोई पैदल यात्री जा रहा था, क्रॉस कर रहा था वो स्ट्रीट को, गली को, तो उसका हो गया एक्सीडेंट। तो वॉकर बोल सकते हो, मुंडेन या फिर डल, ये फिर मामूली के सेंस में हो जाएगा, एडजेक्टिव के सेंस में। मार्क करेंगे मुंडेन को, मामूली से को बोलते हैं। अच्छा, एक तरफ तो वॉकर है तो दूसरी तरफ कौन होगा, ड्राइवर होगा जो ड्राइव कर रहा होगा। इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इसका एडजेक्टिव के रूप में दोनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है कॉन्क्रीट। एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। ठोस या फिर पक्के को बोलते हैं कॉन्क्रीट। रियल और स्पेसिफिक, कोई चीज़ बिल्कुल ठोस है, मजबूत है, उसी को तो बोलते हैं कॉन्क्रीट। जैसे रोड होती है, कॉन्क्रीट की रोड है, कितनी कैसी होती है, वो एकदम ठोस होती है और मजबूत होती है, पक्की होती है।
बिल्डिंग मटेरियल मेड ऑफ सीमेंट, या फिर कोई चीज़ अगर सीमेंट से बनी है उसको भी आप कंक्रीट ही बोलते हो। द गवर्नमेंट नीड्स अ कॉन्क्रीट प्लान फॉर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है, एक कॉन्क्रीट प्लान की, डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए देश में गवर्नमेंट को ज़रूरत है कॉन्क्रीट प्लान की। तो कॉन्क्रीट प्लान कैसा हुआ, एक मजबूत प्लान की, डेफिनिट, टेंजिबल और रियल, दोनों ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे इसमें से टेंजिबल। अच्छा, एक तरफ तो टेंजिबल क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो, है ना। टेंजिबल क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो। तो मजबूत भाई कोई चीज़ ठोस है उसको तो आप छू सकते हो, हवा को थोड़ी छू सकते हो। अच्छा, एक तरफ तो डेफिनिट है, टेंजिबल है, रियल है, तो इसका उल्टा एंटोनियम बनेगी एब्स्ट्रैक्ट, वेग और इनडेफिनिट। मार्क करेंगे इसमें से आप वेग को। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। अगला वर्ड है होइस्ट, वर्ब होता है उठाने को या फहराने को बोलते हैं होइस्ट करना। तो लिफ्ट और रेज समथिंग, किसी चीज़ को उठाना, लहराना, फहराना, उसको बोलते हैं होइस्ट करना। दे होइस्टेड द नेशनल फ्लैग एट द सेरेमनी, उन्होंने क्या करा है, होइस्ट किया है नेशनल फ्लैग को, और किस पर, सेरेमनी में। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या करा है, फहराया है नेशनल फ्लैग यानी कि झंडे को एट द सेरेमनी, सेरेमनी में। लिफ्ट करना, रेस करना, एलिवेट करना, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे एलिवेट को। अच्छा, एक तरफ तो उठाया है, फहराया है, तो दूसरी तरफ लोअर यानी कि गिराया है, नीचे किया है, और ड्रॉप करा है, दोनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है फर्टिलिटी, नाउन होता है मृत्यु या फिर जान की हानि को बोलते हैं फर्टिलिटी। भाई फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है, मृत्यु, डेथ। अ डेथ कॉज्ड बाई एक्सीडेंट और डिजास्टर, कहते हैं ना कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें कई सारी फर्टिलिटी हो गई, मतलब क्या, जाने चली गई है, मृत्यु हो गई है। द रोड एक्सीडेंट रिजल्टेड इन सेवरल फर्टिलिटीज, रोड एक्सीडेंट किस चीज़ में रिजल्ट हुआ है, उसका क्या आउटपुट निकला है कि भाई उसमें सेवरल फर्टिलिटीज हुई हैं, कई सारी मौतें हो गई हैं। डेथ, कैजुअलिटी और डिमाइस, डिमाइस को मार्क करो और कैजुअलिटी को भी मार्क करो, दोनों का मतलब वही है डेथ। अच्छा, एक तरफ तो मृत्यु हो गई तो दूसरी तरफ इसका उल्टा सर्वाइवल चल रहा है, अभी बचे हुए लोग, सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, दोनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है गर्डर, नाउन होता है गर्डर या फिर बड़ा बीम को बोलते हैं गर्डर। अ लार्ज आयरन और स्टील बीम यूज्ड इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में एक बीम बना देते हैं, आपने देखा होगा जैसे पिलर्स होते हैं, ये पिलर्स हैं, तो इनके ऊपर ऐसे डाल देते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें अंदर आयरन वगैरह और कंक्रीट वगैरह भरी रहती है, तो इसी को बोलते हैं गर्डर। द ब्रिज कोलैप्स्ड ड्यू टू आ डैमेज्ड गर्डर, तो जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, ढह गया है, कोलैप्स का मतलब गिर जाना, तो ब्रिज जो गिर गया है किस वजह से गिर गया है, क्योंकि एक डैमेज गर्डर था, उसका जो बीम था वो डैमेज था। तो बीम, सपोर्ट या फिर ब्रेस, इसका एंटोनिम तो कुछ नहीं बनेगा। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है कैटास्ट्रोफिक, एडजेक्टिव होता है विनाशकारी को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक, कोई चीज़ तबाही वाली है उसी को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, ग्रेट बोल रहा है, ग्रेट मतलब बहुत बड़े लेवल पर डैमेज है, बहुत बड़े लेवल पर सफरिंग होगी किसी चीज़ से, उसी को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। द सुनामी, यहाँ पर टी साइलेंट रहता है, सुनामी। द सुनामी हैड कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स ऑन द कोस्ट लाइन, सुनामी क्या होता है, समुद्र में जो तूफान उठता है ना उसको बोलते हैं सुनामी। तो जो सुनामी है ना, सुनामी हैड कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट, तबाही वाले इफेक्ट्स होते हैं ऑन द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन होता है समुद्र का तट, आसपास की जो एरिया होता है। सिनोनिम देखिए इसका, डिजास्टर्स बोल सकते हो, रुइनस बोल सकते हो, रुइन का मतलब होता है बर्बादी, बर्बाद करना, तो रुइनस क्या, कोई चीज़ बर्बाद कर देगी, बर्बाद करने वाली है, उसी को बोलते हैं रुइनस। और डिवास्टेटिंग यानी तबाही मचाने वाला, मार्क करो रुइनस को, मार्क करो डिवास्टेटिंग को। एक तरफ तो तबाही मचाने वाला है, विनाशकारी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लेवल पर होगी चीज़ें, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, माइनर, हार्मलेस और बेनिफिशियल। भाई तबाही से कोई फायदा थोड़ी ना हो रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल, कोई चीज़ बेनिफिशियल है तो फिर वो विनाशकारी तो नहीं हो सकती, तीनों इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला वर्ड है अपकीप, नाउन होता है रख रखाव को बोलते हैं अपकीप, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग समथिंग इन गुड कंडीशन, किसी चीज़ को अच्छी कंडीशन में मेंटेन रखना, उसी को बोलते हैं अपकीप करना। द अपकीप ऑफ द पैलेस कॉस्ट मिलियंस एवरी ईयर, अपकीप जो करते हैं पैलेस, पैलेस क्या होता है, महल, महल को देखो, एक होता है प्लेस, प्लेस का मतलब होता है मामूली सी किसी भी चीज़ को बोल देंगे एक प्लेस, मतलब एक जगह, लेकिन जो पैलेस PALACE होता है, इसका मतलब होता है महल, ठीक है, जो राजा महाराजा जिसमें रहते थे। द अपकीप ऑफ महल, तो महल का जो अपकीप है, जो उसका रख रखाव है, कॉस्ट मिलियंस एवरी ईयर, तो हर साल उसमें मिलियंस रुपीज़ की खर्चे आते हैं। मेंटेनेंस, केयर और प्रिजर्वेशन, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो रख रखाव करा जा रहा है, कहीं ना कहीं केयर कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसका उल्टा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और अबेंडनमेंट ऐसे ही छोड़ दिया गया है, मार्क करो अबेंडनमेंट को। अगला वर्ड है कॉम्प्लासेंट, एडजेक्टिव होता है आत्मसंतुष्ट को बोलते हैं कॉम्प्लासेंट। सेल्फ सेटिस्फाइड एंड अनअवेयर ऑफ पॉसिबल डेंजर्स, भाई आत्मसंतुष्ट है, खुद में ही संतुष्ट है,
लेकिन वो पॉसिबल डेंजर्स का अनअवेयर है, उसके बारे में उसको नहीं पता है। वी शुड नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट अबाउट सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के बारे में हमको सेटिस्फाई नहीं होकर बैठ जाना है कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं हमको अवेयर रहना पड़ेगा। सेल्फ सेटिस्फाइड, प्लीज्ड और कंटेंट, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो संतुष्ट हो गए आप, बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर बैठ गए, इसका उल्टा कंसर्न, अभी भी चिंता है आपको, अलर्ट पे हो आप, चौकन्ने हो और अवेयर हो, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रिहेबिलिटेशन, नाउन होता है। पुनर्वास को बोलते हैं हिंदी में, रिहेबिलिटेशन को हिंदी में बोलते हैं पुनर्वास। द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग समवन और समथिंग टू नॉर्मल लाइफ, किसी की लाइफ खराब हो गई, उसको दोबारा से फिर से नॉर्मल लाइफ में लाने को बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया किसी चीज़ का, नशे वगैरह करने लग गया मान लो, उसको फिर से नॉर्मल लाइफ में लाने वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन कैंप भी होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, तो वो यही होते हैं। आफ्टर सर्जरी शी वेंट टू अ रिहेबिलिटेशन सेंटर, सर्जरी के बाद वो कहाँ गई, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में गई, ठीक है, तो मतलब दोबारा से वो नॉर्मल होने की कंडीशन में गई। रिकवरी, रिस्टोरेशन और रीबिल्डिंग, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम। भाई रिकवरी कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं चीज़ों को, फिर से वापस से नॉर्मल में ला रहे हैं, और रीबिल्डिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, कोई चीज़ खराब हो गई तो उसको दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं वैसा, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो पुनर्वास है, दोबारा से बनाई जा रही है चीज़ें, रीबिल्डिंग हो रही है, दूसरी तरफ डिटीरियोरेशन, वो है गिरावट हो रही है किसी चीज़ की, निगलेक्ट हो रहा है, तो मार्क करेंगे डिटीरियोरेशन को, कोई चीज़ बर्बाद हो रही है। अगला वर्ड है यूबिक्विटी, नाउन होता है सर्वव्यापकता। द फैक्ट ऑफ अपीजिंग एवरीवेयर, हर जगह आप अपीज कर रहे हो, सॉरी अपियरिंग, अपीजिंग नहीं अपियरिंग, द फैक्ट ऑफ अपियरिंग एवरीवेयर, आप सब जगह पर अवेलेबल हो जा रहे हो, उसी को बोलते हैं यूबिक्विटी। द यूबिक्विटी ऑफ स्मार्टफोन्स इज रिमार्केबल, आजकल स्मार्टफोन्स क्या है, पहले क्या होता था, पहले कीपैड का फ़ोन होता था सबके पास, कुछ लोगों के पास ये टच वाले फ़ोन होते थे, लेकिन आज जो स्मार्टफोन्स होते हैं, आज क्या है सब जगह, तो ये जो यूबिक्विटी है ना, मतलब इतनी बड़े लेवल पर जो अवेलेबिलिटी है, इज़ रिमार्केबल, ये काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है। ओमनी प्रेजेंस बोल सकते हो, हर जगह प्रेजेंट है कोई चीज़, वही तो होती है यूबिक्विटी। या फिर यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी क्या है कि पूरे यूनिवर्स में ही अवेलेबल है कोई चीज़, तो ये दोनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो सब जगह अवेलेबल है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी तरफ रेयरिटी में है, बहुत कम है, एब्सेंस है किसी चीज़ की, मार्क करेंगे रेयरिटी, मार्क करेंगे एब्सेंस। स्केर्सिटी भी हो जाएगा, ठीक है, स्केर्सिटी भी यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है रिजुविनेट, वर्ब होता है पुनः ऊर्जावान बनाने को बोलते हैं रिजुविनेट करना, यानी कि रिहेबिलिटेट वाला ही हो जाएगा ये वर्ड। टू मेक समवन और समथिंग फील यंग, फ्रेश एंड न्यू अगेन, दोबारा से किसी को फ्रेश कर देना, अगेन दोबारा से उसको नया बना देना, यंग बना देना, उसी को बोलते हैं रिजुविनेट। अ हॉलीडे इन द हिल्स ऑलवेज रिजुविनेट्स मी, हिल्स होता है पहाड़ी, पहाड़ी में जब मैं होली मनाने जाता हूँ, हॉलीडेज मनाने जाता हूँ, छुट्टियाँ मनाने जाता हूँ, दैट ऑलवेज रिजुविनेट्स मी, वो हमेशा मुझे क्या करती है, दोबारा से ऊर्जावान बनाती है, फ्रेश करती है। रिवाइव, रिफ्रेश और रिन्यू, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे रिवाइव को, रिवाइव का मतलब वही होता है दोबारा से अगेन फ्रेश बनाना, दोबारा से एनर्जेटिक बनाना। एक तरफ तो रिवाइव करा जा रहा है, रिफ्रेश करा जा रहा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, एग्जॉस्ट करना, एज करना, एज मतलब बुढ़ापा आना, और वीकन करना, कमज़ोर करना, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्टैट्यूटरी, एडजेक्टिव होता है वैधानिक या फिर कानूनी कोई चीज़ है, उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी। रिक्वायर्ड, परमिटेड और इनेक्टेड बाय लॉ, जो चीज़ कानून से संबंधित है उसी का बोलते हैं स्टैट्यूटरी। अटेंडेंस एट द मीटिंग इज स्टैट्यूटरी फॉर ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स के लिए अटेंडेंस, मीटिंग में अटेंड करना, मीटिंग को अटेंड करना सभी मेंबर्स के लिए क्या है, स्टैट्यूटरी, यानी कि वैधानिक है, कानूनी है, आना ही पड़ेगा। लीगल, मैंडेटेड और ऑफिशियल, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मैंडेटेड क्या है कि भाई ऑर्डर है, ये कानून है ये, तो तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो मैंडेटरी है कि भाई आना ही आना है, लीगल है, दूसरी तरफ वॉलंटरी, इच्छा है, आना चाहिए, आए वरना ना आए। अनऑफिशियल, दोनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एंडेवर, नाउन भी है, वर्ब भी है, प्रयास को या फिर प्रयत्न करने को बोलते हैं एंडेवर करना। एन अटेम्प्ट और एफर्ट, कोई एक अटेम्प्ट है या फिर एफर्ट है, उसी को बोलते हैं एंडेवर। टू ट्राई हार्ड टू अचीव, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए ट्राई हार्ड करना, मेहनत करना, उसी को बोलते हैं एंडेवर। वी मस्ट एंडेवर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हमको एफर्ट्स करने चाहिए, एंडेवर करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने के लिए। अटेम्प्ट, स्ट्राइव और एफर्ट, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे स्ट्राइव को। एक तरफ तो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दूसरी तरफ नेग्लेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, और गिव अप, हार मान ली। गिव अप का मतलब क्या होता है, हार मान जाना, तो ये तीनों दोनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अब हम इडियम्स पढ़ेंगे।
पहला है वेल टू डू, अमीर या फिर समृद्ध। वेल टू डू का मतलब क्या होता है भाई, वेल टू डू फैमिली से है, काफ़ी ज़्यादा अफ्लुएंट फैमिली से है, वेल्दी फैमिली से है। वेल्दी और प्रॉस्पेरस, जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है उसी को बोलते हैं प्रॉस्पेरस। ही कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, वह कहाँ से आता है, वह कहाँ से बिलोंग करता है, एक वेल टू डू फैमिली से, यानी कि रिच फैमिली से। नेक्स्ट अगला है वेट ब्लैंकेट, मूड खराब करने वाला, अ पर्सन हु स्पॉइल्स द फन। वेट ब्लैंकेट, आप सो रहे हो और आपका ब्लैंकेट अचानक से वेट हो जाए, उस पर कहीं से पानी आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो जो ब्लैंकेट है वो आपका क्या कर देगा, मूड खराब कर देगा। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर ऐसा होगा जो फन को खराब करेगा, पूरे प्लान को चौपट कर देगा, तो वो क्या है, वो वेट ब्लैंकेट है, यानी कि वो मूड खराब करने वाला है। डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट, वी आर हेयर टू एंजॉय। एक खराब मूड खराब करने वाला मत बनो, वी आर हेयर टू एंजॉय, हम यहाँ पर एंजॉय करने आए। तो इसका मतलब वेट ब्लैंकेट का मूड खराब करने वाला, चीज़ों को बिगाड़ने वाला। व्हील्स विद इन व्हील्स, अंदरूनी चालबाजियाँ या फिर जटिल स्थितियाँ, कॉम्प्लिकेटेड और हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन। एक सिचुएशन होती है, बाहर से देखने पर उसमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक सिचुएशन के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स। देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स इन दिस पॉलिटिकल ड्रामा। एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, तो उसमें क्या है, देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, मतलब क्या, बहुत ज़्यादा जटिल सिचुएशंस हैं, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके। वाइट एलिफेंट, बोझ या फिर महंगा लेकिन बेकार, एक कॉस्टली बस्ट यूजलेस पोजेशन। भाई वाइट एलिफेंट, देखो आपको एक हाथी पसंद आया, वो वाइट कलर का है, बहुत आपको पसंद आ गया वो, और आप उसको खरीद ले। पहली बात तो बहुत महंगा मिलेगा, ब्लैक एलिफेंट से ज़्यादा महंगा मिलेगा, और दूसरी बात किसी काम का भी नहीं है। तो मतलब वाइट एलिफेंट कैसा है, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत महंगी है और काम की भी नहीं है। दैट अनयूज्ड मॉल हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट फॉर द सिटी। एक मॉल है, अनयूज्ड है, आज उसमें कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही, कोई वहाँ पर शॉप नहीं चल रही, तो वो जो अनयूज्ड मॉल है ना, हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट फॉर द सिटी, शहर के लिए क्या बन गया है, वो एक वाइट एलिफेंट बन गया, क्योंकि वो इतना तो उसमें खर्चा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आज वो किसी काम भी नहीं आता है। तो वाइट एलिफेंट महंगी लेकिन बेकार वस्तु। आगे हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। पहला है रन अक्रॉस। बेटा देख रहे हो एक सिंगल क्लास में आपको कितनी सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी के अभी लाइक करेंगे, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अभी लाइक करेंगे इसको। पहला है रन अक्रॉस, अचानक मिल जाने को बोलते हैं रन अक्रॉस। टू फाइंड और मीट बाई चांस, अचानक से आप किसी से मिल गए, उसी को बोलते हैं रन अक्रॉस। आई रैन अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट। रैन अगेन सेकेंड फॉर्म दी है। आई रैन अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, मार्केट में घूम रहा था मैं, मुझे एक अचानक से एक दोस्त टकरा गया, तो अचानक से टकरा जाने को, मिल जाने को बोलते हैं रन अक्रॉस। ओके, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर सिंपल पास्ट में टेंस है। केव इन का मतलब होता है ढह जाना, कोलैप्स कर जाना, हार मान लेना। तो कोलैप्स और यील्ड द टनल केव इन ड्यू टू द ब्लास्ट, ब्लास्ट हुआ और टनल जो थी, जो सुरंग थी, वो केव इन कर गई, मतलब क्या, ढह गई, कोलैप्स कर गई। रन आउट ऑफ, ये तो पता होगा सभी को, रन आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना। टू हैव नो मोर लेफ्ट, कोई चीज़ नहीं बची, खत्म हो गई, एंड हो गई, उसी को बोलते हैं रन आउट ऑफ। वी रैन आउट ऑफ शुगर लास्ट नाइट। रैन सेकेंड फॉर्म दी है रन की, रन रैन रन। वी रैन आउट ऑफ शुगर, तो रात हमारे पास चीनी नहीं थी, तो रात हमें बिना चीनी के काम करना पड़ा। तो रैन आउट ऑफ का मतलब क्या है कि शुगर जो थी, चीनी खत्म हो गई थी। अगला है रन ओवर, इसका मतलब होता है कुचल देना या फिर दोहराना, किसी व्हीकल से किसी चीज़ को हिट करके निकल जाना या फिर रिव्यू कर लेना। द ड्राइवर एक्सीडेंटली रैन ओवर अ डॉग, ड्राइवर ने क्या करा, एक्सीडेंटली एक कुत्ते को कुचल दिया। तो रैन ओवर का मतलब क्या होता है, कुचल देना। रन ओवर वर्ड है और यहाँ पर अगेन सेकेंड फॉर्म दी है रैन, तो रन ओवर कर दिया मतलब कुचल दिया। चलिए भाई अब हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। बेटा वर्ड्स के लेवल देखो आप, वर्ड्स के लेवल देखो आप, यहाँ पर कितने प्यारे वर्ड्स हैं, और एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से वर्ड्स ना आए। पहला है एक्सट्रिकेट, वर्ब होता है बचाने को या फिर निकालने को बोलते हैं एक्सट्रिकेट करना। टू फ्री फ्रॉम अ डिफिकल्टी, किसी एक डिफिकल्टी से किसी को बचाना, निकालना, उसको बोलते हैं एक्सट्रिकेट करना। फायर फाइटर्स एक्सट्रिकेटेड द बॉय फ्रॉम द कार रैक। फायर फाइटर्स ने क्या करा है, आग लग गई थी किसी कार में, वहाँ से फिर क्या करा है, एक बॉय को एक्सट्रिकेट करा है, मतलब वहाँ से निकाला है, उसको एक्सट्रैक्ट करा है। अगला वर्ड है एमिग्रेंट, नाउन होता है प्रवासी या फिर जो देश को छोड़ता है। एक ऐसा पर्सन है हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। देखो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है। सपोज करो इंडिया का एक पर्सन है, वो यहाँ से छोड़ के और यूएस से चला गया, तो इंडिया से छोड़ के जो यूएस से पहुँच गया, तो उसको क्या बोलोगे आप, एमिग्रेंट। ठीक है जी।
एक इसी के जैसा होता है भाई, यूएसए का व्यक्ति भी तो इंडिया आ सकता है, तो जो यूएसए का व्यक्ति इंडिया में आकर रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इमिग्रेंट। ठीक है जी, दो वर्ड्स होते हैं, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। इंडिया से जाकर यूएस में बसा है एमिग्रेंट, यूएसए से आकर इंडिया में बस गया है तो इमिग्रेंट। ही बिकेम एन एमिग्रेंट टू कनाडा इन 2010, तो वो क्या बन गया, कनाडा में एमिग्रेंट बन गया। अच्छा, जो व्यक्ति हमारे यहाँ से जाकर कनाडा बसा तो हमारे लिए तो वो एमिग्रेंट है, लेकिन कनाडा के लिए क्या हुआ, वो फिर इमिग्रेंट। ऑलराइट, ये मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा साथ डिफरेंस क्या है एमिग्रेंट में और इमिग्रेंट में। बहुत क्लोज मीनिंग है, बहुत क्लोज ही मीनिंग तो डिफरेंस है, बहुत क्लोज वर्ड्स है। अगला वर्ड है एम्पिरिक, नाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है, अनुभव से संबंधित, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस रादर देन थ्योरी। भाई कोई चीज़ अगर एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, अनुभव से संबंधित है, तो उसको बोलते हैं एम्पिरिक। द ट्रीटमेंट वॉज मोर एम्पिरिक देन साइंटिफिक, जो ट्रीटमेंट था वो कैसा था, एम्पिरिक था, अनुभव के ऊपर बेस्ड था, देन साइंटिफिक, साइंटिफिक तो नहीं था बट एम्पिरिक था, अनुभव वाला था, पहले उस तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया था। अगला है एथिक्स, नाउन होता है, नैतिकता को बोलते हैं एथिक्स, मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न बिहेवियर। ठीक है, तो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि आपका बिहेवियर गवर्न करा जाता है, जिससे आपका बिहेवियर चलता है, तो उसी को बोलते हैं एथिक्स। भाई आपके अंदर क्या मॉरल्स हैं, क्या एथिक्स हैं, उसी से तो आपका बिहेवियर डिपेंड करेगा। किसी व्यक्ति को यही नहीं लगता कि चोरी करना गलत है, तो फिर वो कैसा बिहेवियर करेगा, वो तो चोरी करेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को इतना पता है, उसके मॉरल्स ऐसे हैं कि भाई एथिक्स ऐसे हैं कि भाई चोरी करना गलत है, पाप है, तो फिर वो फिर चोरी थोड़ी ना कर लेगा, उसका बिहेवियर फिर चेंज रहेगा। बिजनेस एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी विद कस्टमर्स, बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो डिमांड करते हैं किस चीज़ की, ऑनेस्टी और कस्टमर्स के साथ में। तो भाई बिजनेस तभी तो अच्छे चलेगा जब कस्टमर के साथ में लोग ऑनेस्ट रहेंगे। जो शॉपकीपर है वो अगर ऑनेस्ट रहेगा तभी बिजनेस अच्छे से प्रॉस्पर करेगा, ग्रो करेगा। वर्ड्स हमने सारे पढ़ लिए, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स थे, एग्जाम में बहुत पॉसिबिलिटी रहती है इस टाइप के वर्ड्स की। अब हम करेंगे डिटेल में एडिटोरियल को एनालाइज। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। ब्रिज टू फार, ऑन द ब्रिज कोलैप्स इन वडोदरा, वडोदरा गुजरात में है, तो बात चल रही है ब्रिज टू फार। ठीक है, तो टू फार का मतलब होता है बहुत दूर, ब्रिज, तो एक ब्रिज क्या हो गया वहाँ पर कोलैप्स हुआ है, तो उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। ऑन द ब्रिज कोलैप्स इन वडोदरा, वडोदरा गुजरात में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ, उसमें कुछ फैटलिटीज़ हुई, उसी के बारे में आज का एडिटोरियल बेस्ड है। अ रेगुलर ऑडिट ऑफ ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इज अ मस्ट, एक रेगुलर ऑडिट सारे जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी सभी की एक रेगुलर ऑडिट होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इज अ मस्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑन जुलाई 9, 2025, a span of a 40-year-old bridge in Vadodara in Gujarat caved in, sending half a dozen vehicles into the Mahisagar river below. जुलाई 9 की बात है 2025, एक स्पैन ऑफ 40-year-old ब्रिज, 40 साल का एक ब्रिज है, 40 साल पुराना एक ब्रिज है इन वडोदरा में, तो उसका एक स्पैन यानी कि उसका बीच का एक टुकड़ा टूट गया इन गुजरात। केव्ड इन का मतलब होता है कोलैप्स कर जाना, तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्रिज का एक बीच में से टुकड़ा टूट गया। सेंडिंग हाफ अ डजन व्हीकल्स, मतलब लगभग एक आधा दर्जन व्हीकल्स को, सवारियों को, इनटू द महिसागर रिवर बिलो, तो उसके नीचे, ब्रिज के नीचे क्या थी, रिवर। भाई रिवर के ऊपर ही तो ब्रिज था, ब्रिज टूट गया तो लगभग हाफ अ डजन यानी कि 6-7 के आसपास व्हीकल्स नीचे गिर गए उस रिवर में, महिसागर रिवर में। ऑन थर्सडे जुलाई 10, 2025, 18 पीपल वर कन्फर्म डेड, और उसमें 18 लोगों को डेड कन्फर्म कर दिया गया। वर कन्फर्म्ड आया तो इसका मतलब क्या है, पैसिव में हमारा टेंस है, वर के साथ में कन्फर्म्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ भी वर के साथ में कन्फर्म्ड आएगा वहाँ पर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज़ ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कोज, ये मैं मार्क कर देता हूँ आजकल वर्ड्स जो भी काम का है इसमें ग्रामर का, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें और ग्रामर की आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर है गुजरात के भूपेंद्र पटेल, हैज़ ऑर्डर्ड, अब देखो हैज़ के साथ ऑर्डर्ड आया, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है सेंटेंस। हैज़ ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है, जांच करने की ऑर्डर दिया है। इनटू द कोज, ये जो चीज़ें हुई, ये जो घटना हुई, इसमें एक जांच करने की उन्होंने ऑर्डर दिया है मिस्टर भूपेंद्र पटेल, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने। which locals have alleged to be the long standing neglect by local authorities, जो लोकल्स हैं उन्होंने किस चीज़, ये जो इन्वेस्टिगेशन होनी है ना, वहाँ के लोकल्स ने क्या कहा है कि हैव अलीज, उन्होंने आरोप लगाया है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग निगलेक्ट है लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, इसकी जांच बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 40 साल पुराना पुल चल रहा है, उसका कोई ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं है, सवारियाँ राम भरोसे उस पर गुजर रही हैं, तो
तो इसका ऑडिट होना चाहिए था। तो लोकल अथॉरिटीज़ की कहीं ना कहीं की गड़बड़ है, इनको ध्यान देना चाहिए था, लोकल्स ने ऐसा बताया। हैव अलीज्ड आया है तो अगेन यहाँ पर फिर से प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑन जून 15 जून 15 में 2025 एन आयरन पेडेस्ट्रियन ब्रिज ओवर द इंद्रायणी रिवर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट कोलैप्स्ड ड्यू टू ओवरलोडिंग, लिविंग 4 डेड। जून 15 2025 में एक आयरन पेडेस्ट्रियन ब्रिज था, पैदल चलने वाला लोहे का ब्रिज था, ओवर द इंद्रायणी रिवर के ऊपर था पुणे में, कोलैप्स कर गया ड्यू टू ओवरलोडिंग। ओवरलोड हो गया, उसमें ज़्यादा लोग आ गए एक साथ में और वो गिर गया, वो भी पुराना था। लिविंग 4 डेड, और उसमें 4 लोगों की जान चली गई। कोलैप्स्ड आया इसका मतलब सिंपल पास्ट है, ठीक है, सिंपल पास्ट है। इन मई में एक कॉन्क्रीट स्लैब बीइंग होस्टेड बाय अ क्रेन एट द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ओवर द काथाजोड़ी रिवर इन कटक फेल ऑन वर्कर्स बिलो, किलिंग 3, उसमें 3 लोगों की जान चली गई। मई में एक कॉन्क्रीट स्लैब था, ठीक है, कंक्रीट का था, मतलब सीमेंट वगैरह का था, बीइंग होस्टेड बाय ए क्रेन, और एक क्रेन उसको उठा रही थी, एट द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज, एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहाँ पर क्रेन एक स्लैब को उठा रही थी, ओवर द कथाजोड़ी रिवर इन कटक में, फेल, वो गिर गया, ओवर वर्कर्स बिलो, नीचे जो वर्कर्स थे उनके ऊपर वो गिर गया, किलिंग 3 वर्कर्स मर गए उसमें भी। फेल यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, यानी कि सिंपल पास्ट में है। और आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो फेल आया है, ये जो वर्ब फेल आया है, इसका सब्जेक्ट क्या है? दोनों, ये कटक के लिए आया है, रिवर के लिए आया है, ब्रिज के लिए आया है, किसके लिए आया है? ये आया है स्लैब के लिए। दोबारा से पढ़ो, मई में एक कॉन्क्रीट स्लैब, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये स्लैब के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये स्लैब कैसा था। स्लैब कैसा था? बीइंग होस्टेड बाय ए क्रेन, एक क्रेन के द्वारा उसको उठाया जा रहा था, एट द साइट पर कंस्ट्रक्शन की एक ब्रिज की, ओवर द कटक रिवर, कटक के अंदर। लेकिन अगर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को मिस कर दें, इसको ना पढ़ें, इसको सारी इन्फॉर्मेशन को आप काट दो, मत पढ़ो इसको, लेकिन आप इतना भी पढ़ लें, इन मई में एक कॉन्क्रीट स्लैब था, फेल ऑन वर्कर्स बिलो, वो वर्कर्स के जो नीचे वर्कर्स थे उनके ऊपर गिर गया। तो समझ में आ गया ना, स्लैब के लिए फिर ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? स्लैब। बेटा बहुत सब्जेक्ट बड़ा बारीक रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ अगर आप इस तरीके से समझने लग गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो दिक्कत हो ही नहीं सकती आपको। किलिंग 3, उसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। सिमिलरली इन 2024, अब यहाँ पर भी देखना बेटा, इन 2024 द घटकोपर होर्डिंग कोलैप्स इन मुंबई रिजल्टेड इन 17 फैटलिटीज। अब ये जो रिजल्टेड आया सिंपल पास्ट है पहली बात तो, ये इसका वर्ब क्या है? सॉरी, वर्ब तो है ये खुद, इसका सब्जेक्ट क्या है? सिमिलरली इन 2024 में घटकोपर होर्डिंग मतलब जो पब्लिसिटी का जो ऐड लगा रहता है, कोलैप्स कर गया इन मुंबई, रिजल्टेड, तो होर्डिंग यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, होर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है रिजल्टेड। तो होर्डिंग रिजल्टेड इन 17 फैटलिटीज, उसमें 17 लोगों की जानें चली गई। एंड इन 2023 और 2023 में देयर वर मोर एक्सीडेंट्स, इससे भी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। अ गर्डर फेलियर एट एन अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज इन मिजोरम लेफ्ट 26 वर्कर्स डेड। मिजोरम में एक क्या हुआ? गर्डर फेलियर हुआ, एक बीम गिर गया, अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज चल रहा था मिजोरम के अंदर, वो गिर गया और उसमें 26 वर्कर्स की डेथ हो गई। A rooftop billboard collapse killed 2 women in लखनऊ में एक बिलबोर्ड था, वही एडवर्टीजमेंट का बोर्ड था, रूफटॉप पे, छत पे, वो गिरा, कोलैप्स करा और उसमें भी किल्ड हो गए, मर गए, कितने? 2 women in लखनऊ में 2 women मर गए। ये जो लेफ्ट आया है, ये लेफ्ट आया है, इसका सब्जेक्ट क्या है? भाई मिजोरम के लिए लेफ्ट आया है, मिजोरम ने लेफ्ट करा नहीं, ये आया है गर्डर फेलियर के लिए। कैसा फेलियर है? गर्डर फेलियर है, और फेलियर ने क्या करा है? लेफ्ट करा, तो सब्जेक्ट हो गया फेलियर और यहाँ पर वर्ब हुआ है लेफ्ट। तो फेलियर ने लेफ्ट करा है 26 वर्कर्स को डेथ। एक रूफटॉप बिलबोर्ड कोलैप्स कर गया और किल्ड, और उसने क्या करा? किल्ड। तो कोलैप्स करा क्या? एक रूफटॉप बिलबोर्ड कोलैप्स, तो इस कोलैप्स के यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, और फिर क्या है? किल्ड क्या है? यहाँ पर वर्ब है। तो वो मैंने लखनऊ एंड अ पिलर, और एक पिलर कोलैप्स, और एक पिलर कोलैप्स हुआ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? कोलैप्स। भाई कैसा कोलैप्स है? क्या चीज़ है? पिलर का कोलैप्स हुआ है। एट द मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट इन बेंगलुरु किल्ड, अगेन यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और यही इसकी वर्ब है। एक मदर को एंड हर टोडलर होता है बच्चा, बच्ची को बोलते हैं टोडलर। तो एक मेट्रो स्टेशन कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहाँ पर क्या हुआ? बेंगलोर में एक पिलर कोलैप्स कर गया, एक पिलर गिर गया, ठीक है, और उससे क्या हो गया? एक माँ और उसके बच्चे की जान चली गई। इन 2022 मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ओवर द
मच्छू रिवर अगेन इन गुजरात फेल्ड किल्ड मोर देन 140 पीपल। देखो 2022 में भी एक केस हुआ, मोरबी सस्पेंशन ब्रिज था, और यहाँ पर ब्रिज क्या सब्जेक्ट है, ओवर द मच्छू रिवर अगेन इन गुजरात, गुजरात में था, फेल कर गया, ये इसकी वर्ब है। तो ये क्या हो गया, गिर गया, और इसमें भी क्या हुआ, किलिंग मोर देन 140 पीपल, यहाँ पर 140 लोग मर गए। तो यार कंडीशन देख रहे हो यार, देश की सारी चीज़ें, कितनी जगह की घटनाएं हो गई, ऐसे ही कहीं पर भी ट्रेजेडी हो जा रही है, कोई भी चीज़ कोलैप्स कर जा रही है और लोग वहाँ पर मर जा रहे हैं। तो कितनी ख़राब कंडीशन में हमारे देश का, पूरे देश का इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई ये तो पूरा मतलब इतना बूढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ना हमारे देश का। तो लोगों की जान, लेकिन देश में यार हमारे में ना लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है, लोग मर जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना सरकारें ध्यान देती हैं और ना पब्लिक इतना ज़्यादा हव हल्ला काटती है। जागरूक नहीं है ना, जागरूकता होगी तो फिर सारी चीज़ें ठीक से होंगी। जितनी भी ओल्ड चीज़ें हैं उनकी ऑडिट कराया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। These are only some of the hundreds of incidents involving the catastrophic failure of public infrastructure. These are only some of the hundreds of incidents. ये तो कुछ हंड्रेड्स इंसिडेंट हैं जो इन्वॉल्विंग द कैटास्ट्रोफिक फेलियर ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि भाई फेलियर आपको दिखाई दिया है। दे आर अकम्पनीड बाय रोड एक्सीडेंट्स, इसमें रोड एक्सीडेंट्स अलग से आते हैं, डेडली फायर्स अलग से आ जाते हैं क्राउडेड एरियाज पर, स्टैम्पीड हो जाती है, बोथ ऑफ विच रेगुलरली क्लेम मैनी लाइफ्स, और फिर उस तरीके से भी जानें चली जाती हैं। तो हमारे देश में सबसे सस्ती जान है, जान की कीमत यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आपने देखा होगा, हम तुम भी यार, हम तुम चलो ठीक है, फॉर्चुनेटली हम लोग बचे हुए हैं, आज हमारे साथ कुछ ऐसी वो नहीं हुई ट्रेजेडी, बट कितनी बार यार हम लोग भी इस टाइप के ब्रिजेस से गुजर नहीं रहे होते हैं, कितनी बार कितने पुराने ब्रिजेस से हम गुजर रहे होते हैं, कुछ नहीं पता कि वो कब गिर जाएगा। फॉर्चुनेटली हम आज तक उसको पार कर गए हैं, नहीं गिरा हमारे सामने, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है यार वो गिर सकता है। इवन इफ़ दे आर आइसोलेटेड दे आर नॉट एंटायरली एक्सीडेंटल। तो ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो आइसोलेटेड हैं चाहे वो अलग पड़े हैं, लेकिन दे आर नॉट एंटायरली एक्सीडेंटल, बोथ ऑफ विच क्लेम रेगुलरली। कहाँ पर थे हम, दे आर अकॉर्डिंग रोड एक्सीडेंट होते हैं, डेडली फायर्स होते हैं क्राउडेड एरियाज में, स्टैम्पीड भी हो जाती है, बोथ ऑफ विच रेगुलरली क्लेम मैनी लाइफ्स। इवन इफ दे आर आइसोलेटेड, कोई लोग अगर आइसोलेटेड भी हैं तो वो एंटायरली एक्सीडेंटल नहीं है। दे आर सिम्टम्स ऑफ इंडियाज एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं भाई, आग वगैरह लग रही है, स्टैम्पीड हो रही है, बिल्डिंग कोलैप्स कर रही हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं किस चीज़ के, हमारे एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश के बूढ़े होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के सिम्टम्स हैं। दैट इज़ बीइंग टेस्टेड, जिसको टेस्ट करा गया है, स्पेशली इन पेरी अर्बन एरियाज। पेरी अर्बन एरियाज कौन से होते हैं, पेरी का मतलब होता है बाहरी, तो जो शहर है भाई, जहाँ पर शहर बसा हो उसका जो बाहरी वाला एरिया उसको बोलते हैं पेरी अर्बन एरियाज। वहाँ पर टेस्ट भी करी गई हैं चीज़ें। एज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बन पॉपुलेशन एक्सपेंड, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है देश में, अर्बन पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है, शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर बस रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें टेस्ट करी जा रही हैं और समझ में आ रहा है कि हमारा जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब बूढ़ा हो रहा है। फैसिलिटीज़ सच एज ब्रिजेस, रोड्स एंड हॉस्पिटल्स दैट वर डिजाइंड फॉर सम नंबर ऑफ यूजर्स आर प्रोग्रेसिवली गिविंग वे अंडर द वेट ऑफ मोर। जो फैसिलिटीज़ दी गई थी, जैसे कि ब्रिजेस दिए गए थे, रोड्स दी गई थी, हॉस्पिटल्स दिए गए थे, वो किस लिए बनाए थे भाई, उस समय पर बनाए थे। आज से 40 साल पहले हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाया गया होगा। उनको डिज़ाइन गया था एक सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स, कि भाई इस समय पर इतने लोग इसको यूज़ करेंगे, लेकिन आर प्रोग्रेसली गिविंग वे अंडर द वेट ऑफ मोर। लेकिन आज वो उन पर वजन ज़्यादा हो गया है, आज पब्लिक ज़्यादा हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, हॉस्पिटल्स में भीड़ कल से ज़्यादा है आज, तो फिर वो कहीं ना कहीं चीज़ें पुरानी हो गई हैं, एजिड हो गई हैं। सो ऑल्सो द डिपार्टमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दियर अपकीप, मैनी ऑफ विच रिमेन अंडर फंडेड, अंडर स्टाफ्ड और कॉम्प्लेसेंट। और वैसे ही क्या है, आर द डिपार्टमेंट, ऐसे ही डिपार्टमेंट्स की कंडीशन है जो रेस्पॉन्सिबल है अपकीप, जो चीज़ें, जो डिपार्टमेंट्स इनका ध्यान रखती हैं, जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिपार्टमेंट्स ध्यान रखते हैं, डेवलपमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैनी ऑफ विच रिमेन अंडर फंडेड, ज़्यादातर उनमें से, बहुत सारे तो डिपार्टमेंट्स कैसे रहते हैं, अंडर फंडेड रहते हैं, उनको ढंग से फंडिंग ही नहीं होती है। उसके अलावा अंडर स्टाफ रहते हैं, स्टाफ की कहीं ना कहीं कमी रहती है। भाई अगर स्टाफ ही नहीं रहेगा किसी डिपार्टमेंट के पास तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे करेगा। और कैसे रहते हैं, और रहते हैं कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई होकर बैठ जाते हैं, वो कोई काम उसमें नहीं होता है। वाइल द अथॉरिटीज हैव ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशंस इनटू दीज इंसिडेंट्स, फ्यू हैव यील्डेड फेल्योर एनालिसिस रिपोर्ट्स इनटू द पब्लिक डोमेन। और क्या कह रहा है, वाइल द अथॉरिटीज जो हैं हैव ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशंस इनटू दीज इंसिडेंट्स,
इन इंसिडेंट्स में अथॉरिटीज़ ने एक तरफ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर तो दे दिए हैं, हैव ऑर्डर्ड आया है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ऑर्डर दे दिए हैं इन्वेस्टिगेशन के इन इंसिडेंट्स में। फ्यू हैव यील्डेड फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट इनटू द पब्लिक डोमेन। लेकिन देखो क्या होता है हमारे देश में, जैसे कोई घटना घट गई है ना, कितनी मज़ेदार बात है, घटना घट गई, लोग मर गए, तो वहाँ पर पब्लिक को थोड़ा सा एक दो घंटे आक्रोश आएगा, तो अथॉरिटीज़ आएंगी वहाँ पर, उनको गाली गुबार होगी कि भाई सरकार क्या कर रही है, ये कर रही है। वहाँ की अथॉरिटीज़ आकर के करेंगी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कि भाई इसमें हम बहुत गहन जांच कर देंगे, सीबीआई जांच कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हो गई। लेकिन इनमें से ना के बराबर रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में जाती हैं। जितनी घटनाएं हो रही हैं इनकी रिपोर्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन कब पूरी होगी किसी को कुछ नहीं पता, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद भी केवल फाइलों में दबी रह जाती है, पब्लिक डोमेन में तो वो कुछ जाता ही नहीं है। सम ऑल्सो प्रॉम्प्टेड ऑडिट्स बट दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइम। कुछ में ज़रूरत होती है कि ऑडिट करी जाए, लेकिन फिर भी उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप, वैसे ही उनको दबा दिया जाता है। गिवन द एविडेंट यूबिक्विटी ऑफ द प्रॉब्लम, इंडिया मस्ट मॉडिफाई asset creating initiatives such as the Urban Infrastructure Development Fund to have additional priorities and adjust the incentives of rehabilitative schemes such as the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation to help regularly maintain aging urban assets in all centers with great frequency in those people by 10 lakh or more. Given the evident ubiquity, साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये यूबिक्विटी है, सब जगह चीज़ें इस तरीके की प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। इंडिया मस्ट मॉडिफाई, मस्ट के साथ में मॉडिफायर है, मस्ट जो है मॉडल है, और मॉडल के साथ में हम जब भी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दो ही चीज़ होती है, मस्ट के साथ में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर मस्ट के साथ में बी लगा है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मस्ट बी थर्ड फॉर्म, और केवल अगर मस्ट है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडिया मस्ट मॉडिफाई, इंडिया को क्या करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए एसेट क्रिएटिंग इनिशिएटिव। हमको अपनी एसेट क्रिएटिंग, जो एसेट्स होती हैं उनको बनाने वाली इनिशिएटिव्स हमको लगाने चाहिए, जैसे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये एक स्कीम है, टू हैव एडिशनल प्रायोरिटी, जिससे कि हम एडिशनल प्रायोरिटी रखेंगे और एडजस्ट करेंगे इंसेंटिव्स ऑफ रिहेबिलिटेटिव स्कीम्स, जो रिहेबिलिटेटिव स्कीम्स हैं, चीज़ों को ठीक से फिर से नॉर्मल करने वाली जो स्कीम्स हैं, जैसे कि अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एक स्कीम है, जिससे कि टू हैव रेगुलरली मेंटेन करते हैं एज ए अर्बन एसेट्स, जो पुरानी हो रही हैं, जो एसेट्स हमारी सारे सेंटर्स में जिस भी जगह पर पुरानी हो रही हैं उसका ध्यान रखा जाता है इनके थ्रू, तो इनकी ज़रूरत है विद ग्रेटर फ्रिक्वेंसी, और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ, इन दोज पीपल बाई 10 लाख और मोर, और 10 लाख से ज़्यादा इसमें पीपल करने चाहिए लोगों को। सेकेंड, वाइल बेसलाइन ऑडिट फ्रेमवर्क्स फॉर म्यूनिसिपल ब्रिजेस एग्जिस्ट, दे मस्ट बी एनफोर्स्ड मोर यूनिफॉर्मली एंड ट्रांसपेरेंटली। दूसरा क्या है कि जो बेसलाइन ऑडिट फ्रेमवर्क है ना, जो म्यूनिसिपल ब्रिजेस हैं, जो पुराने ब्रिजेस चल रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं आज भी, उनको उनकी जो ऑडिट है उसको मस्ट बी एनफोर्स, उनको एनफोर्स करना चाहिए मोर यूनिफॉर्मली और अच्छे से, एंड ट्रांसपेरेंटली, और ट्रांसपेरेंटली उनको करना चाहिए हमको एनफोर्स कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट कराया जाए। मस्ट बी एनफॉर्म, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, मस्ट के साथ में आती है फर्स्ट फॉर्म, और मस्ट बी आ गया देखो यहाँ पर, तो इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। फाइनली अंटिल देन, तब तक एक्सीडेंट्स मस्ट ट्रिगर अ प्रोब बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी प्लस अ मैंडेटरी ऑडिट ऑफ ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड स्टेट्स मस्ट एंडेवर टू पब्लिश द फाइंडिंग्स एट द अर्लीस्ट। फाइनली अंटिल देन, तब तक एक्सीडेंट जो है मस्ट ट्रिगर, एक प्रोब होती है जांच, तो वो जांच को ट्रिगर करते रहेंगे, मस्ट के साथ में अगेन फर्स्ट फॉर्म आई है, बाय स्टैट्यूटरी बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक संवैधानिक बॉडी के द्वारा, प्लस एक मैंडेटरी ऑडिट भी होना चाहिए ऑफ ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमारे उन सभी का एक मैंडेटरी ऑडिट होना चाहिए, एंड स्टेट्स, जितने भी राज्य हैं हमारे, मस्ट एंडेवर, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है मस्ट के साथ में, मस्ट एंडेवर, मस्ट को एंडेवर करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए पब्लिश करने में, फाइंडिंग्स एट द अर्लीस्ट, जो भी रिपोर्ट होती हैं, जो भी ऑडिट आते हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स आई, उसमें से जो चीज़ें सामने आई उनको पब्लिश करना चाहिए, उसको पब्लिक डोमेन में ज़रूर जाना चाहिए। बहुत प्यारा ट्यूटोरियल था। देश की कंडीशन क्या है, कितनी ख़राब स्थिति में हमारा देश चल रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको इस एडिटोरियल से समझ में आता है। यही खूबसूरती होती है इसको एडिटोरियल को पढ़ने की, आपको सब कुछ समझ में आता है कि देश कैसे काम कर रहा है, क्या देश के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब हम करते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज। व्हाट इज़ द प्राइमरी इश्यू
हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल, सबसे मेन मुद्दा क्या सामने आया? करप्शन इन इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर। भाई ऐसा कुछ तो सामने नहीं आया कि भाई करप्शन की बात तो एडिटोरियल में नहीं कर रहा, बाकी तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, भाई करप्शन तो है ही, लेकिन ये था कि इसमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि भाई एडिटोरियल में बताया। पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। ओवर बजटिंग ऑफ ब्रिज प्रोजेक्ट, ओवर बजटिंग थोड़ी ना, अंडर बजट है यार सारी चीज़ें। फ्रीक्वेंट कोलैप्स इन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू नेग्लेक्ट, हाँ ये ऑप्शन सामने, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या समझ में आया कि फ्रीक्वेंट कोलैप्स हुए हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, कई सारे एग्जाम्पल समझाए हैं एडिटोरियल में, ड्यू टू नेग्लेक्ट, नज़रअंदाजी के वजह से, सी ऑप्शन करेक्ट है। What has been a consistent failure in aftermath of such disaster? इस टाइप के जो डिजास्टर होते हैं उसमें कंसिस्टेंट फेलियर क्या आता है? आफ्टरमैथ ऑफ सच डिजास्टर, नो एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिशियन, इसको तो काटो। एब्सेंस ऑफ पब्लिक फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट, नहीं काटना, इस पहले ऑप्शन को काटना इसलिए क्योंकि एडिटोरियल में नहीं आया, अदरवाइज तो कोई एक्शन होता कहाँ है पॉलिटिशियन के खिलाफ। एब्सेंस ऑफ पब्लिक फेलियर, जिस पॉलिटिशियन ने कोई ब्रिज बनाया है और जो पॉलिटिशियन के अंडर में वो चीज़ें आ रही हैं वो जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन किसी के खिलाफ नहीं होता है हमारे देश में। नो एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिशियन, ऑप्शन कटेगा पहला क्योंकि एडिटोरियल में कोई जिक्र नहीं है। एब्सेंस ऑफ पब्लिक फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट, हाँ पब्लिक फेलियर रिपोर्ट की कोई एनालिसिस नहीं आता सामने। एक्सेसिव फोकस ऑन मोटर प्रोजेक्ट्स, इसको काटो। क्विक रिपेयर विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सेकेंड का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि जो पब्लिक फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट है ना वो पब्लिक में नहीं आती। पब्लिक को जो फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट है वो पब्लिक में नहीं आती, वो आनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, बी ऑप्शन करेक्ट है। फाइलों में ही दबी रह जाती हैं बहुत सारी जांचें। व्हाट सजेशन डज द एडिटोरियल मेक अबाउट द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, क्या सजेशन दे रहा है एडिटोरियल कि भाई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में क्या सजेशन दे रहा है कि क्या करना चाहिए? इट शुड बी डिसकंटिन्यू, इसको डिसकंटिन्यू कर दो। अच्छा फिर कैसे संभालेंगे चीज़ों को? इट शुड फोकस ओनली ऑन न्यू प्रोजेक्ट, नहीं पुराने प्रोजेक्ट का क्या करोगे आप, उनको तो उनके लिए तो बल्कि और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इट शुड इनकॉर्पोरेट एसेट मेंटेनेंस एंड प्रायोरिटाइजेशन, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, एसेट मेंटेनेंस करना चाहिए और प्रायोरिटी देनी चाहिए वहाँ पर। इट शुड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट ग्रामर के क्वेश्चन, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट आपको सजेस्ट इसमें से फाइंड करना है। चलिए देखो, एरर जब भी फाइंड करते हो ना एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ोगे और जहाँ पर एरर आएगा वहीं पर पकड़ लोगे। While the authorities has ordered investigations into these incidents, few have yielded failure analysis report to the public domain. While the authorities, यहाँ तक तो ठीक है, authorities है plural, has ordered investigations, has ordered plural के लिए has क्यों आएगा? have आना चाहिए, कहाँ पर है गड़बड़? While the authorities has ordered, ए ऑप्शन में गड़बड़ है, has की जगह पर आएगा have, एरर मिल गया आपको ए ऑप्शन में। नेक्स्ट चूज करेंगे करेक्ट सेंटेंस। Accidents must triggers a probe by a statutory body. Accidents must trigger a probe by a statutory body. Accidents must triggering a probe by a statutory body. Accident must trigger a probe by statutory body. चलिए भाई बात चल रही है एक्सीडेंट्स की। एक्सीडेंट्स मस्ट ट्रिगर, ट्रिगर देखो मस्ट के साथ में बताता आया था मैं, मस्ट के साथ में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मस्ट के साथ में कोई भी मॉडल है, ठीक है, कोई भी मॉडल है उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। मस्ट के साथ में ट्रिगर्स क्या कर रहा है? काटो। ट्रिगरिंग क्या कर रहा है? काटो। एक्सीडेंट मस्ट ट्रिगर, अब दो ऑप्शन देखो वो, ठीक है, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट, बात चल रही है एक्सीडेंट्स की। मस्ट ट्रिगर अब प्रोब, एक प्रोब उसमें होनी चाहिए उसके द्वारा, बाई अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी के द्वारा। यहाँ पर ए मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर ए मिसिंग है इसलिए डी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी से पहले एक आपको आर्टिकल का जरूर यूज करना है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक है, गिवन द एविडेंट यूबिक्विटी ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम की सब जगह पर मौजूद है। इंडिया मस्ट डैश असेट क्रिएटिंग इनिशिएटिव्स, देखो अगेन मस्ट आ गया। मस्ट मैंने आपको बताया और मस्ट के ही क्वेश्चन आज हमको मिल गए, तो मस्ट के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडिफाइंग कटेगा, मॉडिफाइड कटेगा, मॉडिफिकेशन तो एक नाउन होता है, तो फिर क्या बचा? ए ऑप्शन ही बचा, मस्ट मॉडिफाई एसेट क्रिएटिंग इनिशिएटिव्स। ऑलराइट, चलिए भाई क्लोज टेस्ट। भाई देख रहे हो यार एक सिंगल क्लास में कितना कुछ मिलता है आपको, अगर डेली बेसिस पर इसको लगाओगे तो कुछ ही महीने में सोचो आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ चला जाएगा। चलिए क्लास अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है सारी चीज़ें, तो अभी वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं अगर लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देंगे। इंडिया हैज़ विटनेस्ड मल्टीपल ट्रेजिक इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग द कोलैप्स ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ने विटनेस करा है, साक्षी रहा है इंडिया मल्टीपल ट्रेजिक इंसिडेंट्स का, इन्वॉल्विंग द कोलैप्स ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार यहाँ पर गिरते रहते हैं। दीज फेल्योर्स, ये जो फेल्योर्स हैं, वाइल सीमिंगली आइसोलेटेड, आपको अलग नज़र आ सकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं एक सिस्टमिक इश्यू लाइक अंडर फंडेड मेंटेनेंस, insufficient audits and bureaucratic complacency. The death of older structures combined with expanding urban populations has stressed existing facilities. तो कैसा द डैश, क्या चीज़ ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर, उसकी लॉन्गेविटी, उसकी फ्रेजिलिटी, उसकी नोवेल्टी या उसकी कैपेबिलिटी। भाई यहाँ पर कोई कैपेबिलिटी की क्षमता की बात थोड़ी ना हो रही, नवीनता की बात थोड़ी हो रही, या फिर उसकी लॉन्गेविटी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पर बात हो रही थी फ्रेजिलिटी की, नाजुकता की। जो ओल्डर स्ट्रक्चर है ना, उसकी फ्रेजिलिटी, उसकी जो नाजुकता है, कंबाइंड विद एक्सपेंडिंग अर्बन पॉपुलेशन की जो क्या चीज़ है कि कंबाइंड विद के, एक तो उसकी नाजुकता हो गई जो ओल्डर स्ट्रक्चर से, एक तो उसकी नाजुकता फ्रेजिलिटी हो गई, और कंबाइंड विद किस चीज़ से कि अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, एक्सपेंड कर रही है। हैज़ बीन स्ट्रेस्ड एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, जो पुरानी फैसिलिटीज़ थी उनको स्ट्रेस में है, आज उन पर जोर पड़ रहा है। मैनी इन्वेस्टिगेशंस आर अनाउंस्ड, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन की अनाउंसमेंट हुई है, बट देयर फाइंडिंग्स रेयरली रीच द पब्लिक, लेकिन उनकी जो फाइंडिंग्स आती है, उनकी जो रिपोर्ट आती है, वो पब्लिक तक बहुत मुश्किल से पहुंचती है। फॉर इंडिया टू प्रोग्रेस, अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है, इट मस्ट प्रायोरिटाइज रूटीन मेंटेनेंस थ्रू ऑडिट फ्रेमवर्क्स। मस्ट के साथ में अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो फॉर इंडिया टू प्रोग्रेस, इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए इट मस्ट प्रायोरिटाइज, इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा रूटीन मेंटेनेंस को थ्रू ऑडिट फ्रेमवर्क्स डैश एसेट क्रिएटिंग इनिशिएटिव्स टू इंक्लूड रिहेबिलिटेशन एंड पब्लिश। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो फिर हमको समझ में आ गया, मस्ट यहाँ पर लगा है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ आ गई, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चेक करो, डाइवर्टेड तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, काटो। मॉडिफाइंग आईएनजी फॉर्म है, काटो। हैज़ मॉडिफाइड, काटो, एक ही बचता है सी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, थ्रू ऑडिट फ्रेमवर्क्स मॉडिफाई एसेट क्रिएटिंग इनिशिएटिव्स टू इंक्लूड रिहेबिलिटेशन एंड पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ इंक्वायरीज transparently. Only through accountability and proactive planning can such dash be prevented in the future. Only through accountability, केवल जिम्मेदारी से और proactive planning के थ्रू can such, अब ऐसी क्या चीज़ प्रिवेंट करी जा सकती है फ्यूचर में। प्रिवेंट, आप सेलिब्रेशन को प्रिवेंट नहीं करते, आप कंस्ट्रक्शन को प्रिवेंट नहीं करते, आप प्रिकॉशंस को प्रिवेंट नहीं करते। प्रिकॉशंस तो होती ही चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए है। बचती है सी ऑप्शन, यही करेक्ट हो जाएगा। ट्रेजिडीज कैन बी प्रिवेंटेड इन फ्यूचर, ये जो घटनाएं हैं, ये जो त्रासदियाँ हैं, ये प्रिवेंट करी जा सकती हैं फ्यूचर में। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। PQRS करिएगा, बहुत आज आसानी से आप इसको कर लेंगे। चलिए, हल्का सा है। चलिए, हैज़ बीन निगलेक्टेड द मेंटेनेंस ऑफ एजिंग ब्रिजेस इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स एंड पब्लिक ट्रेजिडीज। देखो बेटा, मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट वर्ड पकड़ो, उसी से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो पूरा पढ़ लेना। कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ की शुरुआत आप हैज़ बीन वर्ब से नहीं करेंगे, या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, कुछ तो आएगा। तो हैज़ बी तो काटो। इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स, अब इसमें समझ में नहीं आया कि भी इवन आफ्टर किस लिए आ गया। भाई कोई तो बात कही गई होगी पहले, तभी तो इवन आफ्टर कहा गया है। तो आर ऑप्शन है, काटो। एंड से शुरुआत नहीं करोगे, क्योंकि एंड तो किसी चीज़ को जोड़ता है, तो एंड से पहले यहाँ पर कुछ तो बात हुई होगी, तो एस ऑप्शन भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचता है QPRS। अब इसको आप डिटेल में पढ़ो। क्यू, द मेंटेनेंस ऑफ एजिंग ब्रिजेस हैज़ बीन निगलेक्टेड इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स एंड पब्लिक ट्रेजिडीज। जो मेंटेनेंस था एजिंग ब्रिजेस की, हैज़ बीन निगलेक्टेड, उसको निगलेक्ट करा गया, उसको नज़रअंदाज करा गया। इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स, बहुत सारी रिपीटेड वार्निंग्स दी गई थी, उसके बावजूद भी निगलेक्ट करा गया, और पब्लिक ट्रेजिडीज भी हुई, उसके बावजूद भी निगलेक्ट किया गया। तो इसके बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी आंसर की है, ये आपको PDF में मिल जाएगी। सॉरी, क्या हो गया, ये क्या लिखा है यार। ये आपकी आंसर की है, यह आपको PDF से मिल जाएगी। PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अब हम करते हैं वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो क्या, प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs। जितने आपने स्टार्टिंग में वर्ड्स पढ़े थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े थे, सब कुछ आपको इसी क्लास में अभी याद हो जाएगा। चलिए भी पढ़िएगा। विच सिचुएशन बेस्ट इलस्ट्रेट्स द वर्ड पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन होता है पैदल यात्री। एंड एक्साइटिंग, प्ले फुल ऑफ एक्शन, काटो। डल, या देखो पेडेस्ट्रियन क्या होता है, या तो पेडेस्ट्रियन होता है कोई पैदल यात्री, और दूसरा मीनिंग होता है बिल्कुल मामूली सा, डल सा। अ डल स्पीच लैकिंग इमेजिनेशन, हाँ यही हो जाएगा।
साइंटिफिक इन्वेंटिंग ए न्यू फार्मूला, इसमें तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है यार। एक बर्ड फ्लाइंग अक्रॉस द ओशन, भाई उसमें अंदर जोश रहता है तभी वो उड़ रहा है। तो डल चीज़ को ही बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। कॉन्क्रीट प्लान इज वन दैट, कॉन्क्रीट प्लान कौन सा होता है? जो मजबूत प्लान है, बेस्ड ऑन इमोशन पे तो नहीं है, अनसर्टेन और वेग भी नहीं है, डेफिनेट और रियल है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक कंक्रीट प्लान होता है एकदम डेफिनेट और रियल। होइस्ट का मीनिंग पूछ रहा है। होइस्ट का मतलब होता है फहराना, लहराना, ड्रॉप नहीं करना, हाइड नहीं करना, लोअर नहीं करना, रेज अपवर्ड, ऊपर उड़ाना है उसको, अपवर्ड रेज करना है, उठाना है। तो थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है। फर्टिलिटी का मतलब पूछ रहे हैं। फर्टिलिटी का मतलब क्या है? मोस्ट लाइकली रेफर्स टू, एक नियर मिस, देखो फर्टिलिटी होती है डेथ, काटो, एक अनएक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं होती, एक ट्रेजिक डेथ को ही बोलते हैं फर्टिलिटी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वुड बी मोस्ट अफेक्टेड बाई ए ब्रोकन गिर्डर? गिर्डर होता है बीम, मैंने बताया था, ये जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है उसके ऊपर ऐसे करके एक बीम आता है ये वाला, और इसके अंदर क्या पड़ा होता है? कंक्रीट पड़ी होती है और सरिये पड़े होते हैं, ठीक है, सरिये पड़े होते हैं लोहे के, तो इसको बोलते हैं गिर्डर। अ स्टील्स ब्रिज सपोर्ट, स्टील की एक ब्रिज सपोर्ट है उसको बोलते हैं। स्कूल की अटेंडेंस को गिर्डर बोलोगे क्या? क्लासरूम की डेकोरेशन को नहीं, पेंटिंग कलर को नहीं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक स्टील का ब्रिज सपोर्ट है उसी को बोलते हैं गिर्डर, बीम। कैटास्ट्रोफिक बेस्ट डिस्क्राइब का मतलब होता है सिनोनियम। कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या है? कैटास्ट्रोफिक कोई चीज़ है तबाही, एक इवेंट में क्या चीज़ तबाही? स्लाइटली ट्रबलसम नहीं, स्लाइटली नहीं, बहुत बड़े लेवल पर। अननोटिसेबली ऑकवर्ड नहीं, एक्सट्रीमली डिजास्टर्स कोई चीज़ है उसी को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक होम ओनर इन्वेस्टिंग इन अपकीप इज फोकसिंग ऑन, कोई व्यक्ति, कोई होम ओनर है, इन्वेस्ट कर रहा है अपकीप में, देखभाल में, सेल नहीं कर रहा अपनी प्रॉपर्टी को, डेकोरेट कर सकता है इंटीरियर, हाँ, मेंटेन कर रहा है कंडीशन को, या फिर इग्नोर रिपेयर, देखो इग्नोर भी नहीं कर रहा, ये कर रहा है मेंटेनेंस, मेंटेन कर रहा है कंडीशन को, यानी कि अपकीप कर रहा है। मेंटेनेंस करने को बोलते हैं अपकीप करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज द कॉम्प्लेसेंट पर्सन टेंड टू डू, कोई कॉम्प्लेसेंट पर्सन है वो क्या करेगा? कॉन्स्टेंटली वरी करेगा, स्टे कॉशियस, फील ओवरली सेटिस्फाइड, डाउट देयर सक्सेस। भाई कोई भी कॉम्प्लेसेंट क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जो सेटिस्फाई होकर बैठ गया, अब वो निश्चिंत होकर बैठ गया, वो ना तो अलर्ट पे है ना वो चिंतित है किसी चीज़ के लिए, कॉन्स्टेंटली वरी तो नहीं करेगा, स्टे कॉशियस, कॉशियस भी नहीं रहेगा, और डाउट भी नहीं करेगा अपनी सक्सेस पर, वो कैसा हो जाएगा? फील ओवरली सेटिस्फाइड, अपने आप में सेटिस्फाई होकर बैठ जाएगा वो। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई होकर बैठ जाना, नज़रअंदाज करना चीज़ों को। रिहेबिलिटेशन इज नेसेसरी, रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है। व्हेन समवन इज, जब कोई क्या है, कोई ऑलरेडी फिट है तो उसको रिहेबिलिटेशन थोड़ी दोगे आप, कोई नई स्किल सीख रहा है उसको आप रिहेबिलिटेट थोड़ी करोगे। रिहेबिलिटेशन किसको करेंगे? जो कोई व्यक्ति रिकवर कर रहा है इलनेस से या फिर डैमेज से, उसी को तो आप रिहेबिलिटेट करोगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच बेस्ट इलस्ट्रेट्स यूबिक्विटी, यूबिक्विटी का मतलब होता है कोई चीज़ सब जगह अवेलेबल है, हर जगह मौजूद है। रेयर एनिमल, जंगल में तो यूबिक्विटी कैसे हो गई? वाईफाई इन एवरी कॉफ़ी शॉप, हो सकता है आजकल मिल रहे हैं। यूनिक डिज़ाइन, किसी चीज़ का यूनिक डिज़ाइन इन वन स्टोर, एक ही स्टोर पे मिल रहा है तो वो यूबिक्विटी तो नहीं है, सब जगह मौजूद तो नहीं है। सिंगल यूज़ इन्वेंशन भी नहीं है। कौन सा? वाईफाई। आजकल कॉफ़ी शॉप में सभी जगह पर वाईफाई मिलने लग गया है, तो ये क्या? यूबिक्विटी है, हर जगह मौजूद है। तो यूबिक्विटी मतलब अवेलेबल एवरीवेयर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक वीकेंड ट्रिप है टू रिजुवनेट समवन, किसी को रिजुवनेट करने के लिए, मतलब क्या? उसको दोबारा से बोर करने के लिए नहीं, ड्रेन करने के लिए नहीं, रिफ्रेश करने के लिए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। रिजुवनेट का मतलब होता है रिफ्रेश करना। विच लॉ वुड बी कंसिडर्ड स्टेचुटरी, किस लॉ को आप स्टेचुटरी बताओगे? बेस्ड ऑन समवन्स ओपिनियन, किसी के ओपिनियन पर स्टेचुटरी नहीं हो सकता। रिक्वायर्ड बाय लेजिस्लेशन, हाँ ये हो सकता है। रैंडमली प्रपोज नहीं, कल्चरली डिस्करेजेबल नहीं। 12 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। स्टेचुटरी का मतलब होता है कि जो कानून से संबंधित है, जिसके अंदर कानून की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड बाय लेजिस्लेशन, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एंड एंडेवर इज मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व, एंडेवर क्या होता है? एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट्स, नो प्लानिंग नहीं, एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंडेवर का मतलब ही होता है एफर्ट और डिटर्मिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल इज वेल टू डू, वेल टू डू होता है रिच लोग। डेली वेज वर्कर कहाँ है वेल टू डू होता है? होमलेस पर्सन को कहाँ वेल टू डू बोलोगे? एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बिलियनर, मतलब अरबपति लोग हैं। एंटरप्रेन्योर है मतलब बिजनेसमैन है। तो वेल टू डू है, रिच है, एफ्लुएंट है। सी ऑप्शन करेक्ट। वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? जो मज़ा बिगाड़ देता है। ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसके अंदर वेट ब्लैंकेट कौन है? समवन हु इंक्रीज द फन नहीं, इसका उल्टा हुआ। एक लाउड पार्टी गेस्ट नहीं, समवन हु रूइंस एंजॉयमेंट, जो बर्बाद करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। द फ्रेज व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी, कोई चीज़ बहुत खराब है। सिंप्लिसिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स हिडन मोटिव्स। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
कॉम्प्लेक्स चीज़ें, गड़बड़ वाली चीज़ें, जो अंदर जटिलताएं चल रही हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक वाइट एलिफेंट आप किसको बोलोगे? वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक तो महंगा है और किसी काम का भी नहीं है, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। सी ऑप्शन करेक्ट। यू रन अक्रॉस समथिंग व्हेन यू, आप रन अक्रॉस करते हो, सर्च करते हो, मिस कर देते हो किसी चीज़ को, कम अपॉन करते हो या फिर गिव इट अवे क्विकली। 18 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका सी, कम अपॉन इट अनएक्सपेक्टेडली, किसी के अचानक से सामने आ जाते हो। सी ऑप्शन करेक्ट है। केव इन का मतलब तो डैमेज कर जाना, कोलैप्स कर जाना, टेक चार्ज नहीं है, कोलैप्स कर जाना। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है। भाई एक नेगोशिएशन में कोई चीज़ कोलैप्स होगी तो उसी को बोलते हैं केव इन। इफ़ यू रन आउट ऑफ इंक, अगर आप रन आउट ऑफ इंक हो मतलब क्या? आपका पेन खत्म हो गया, आपके पेन की इंक खत्म हो गई है। ड्रॉप योर पेन, अगर आप रन आउट ऑफ इंक है तो आप ड्रॉप करोगे अपने पेन को। हैव प्लेंटी लेफ्ट, बहुत सारा तो नहीं बचा। नन लेफ्ट, हाँ नन लेफ्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नन लेफ्ट, आपके पास कुछ नहीं बचा, पेन के अंदर इंक बची ही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट। एक रेकलेस ड्राइवर है, एक लापरवाह ड्राइवर है, माइट रन ओवर, वो क्या कर सकता है? कुचल सकता है। न्यूज़पेपर को कुचल सकता है ड्राइवर? नहीं, अरे न्यूज़पेपर को थोड़ी कुचलेगा। एक टाइमलाइन को कुचल सकता है, एक पेडेस्ट्रियन को कुचल सकता है, जो पैदल यात्री है ना उसको कुचल सकता है। सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन टू एक्सट्रीकेट समवन, किसी को एक्सट्रीकेट करने का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज कर देना, ट्रैप कर देना, फ्री कर देना या फिर पनिश कर देना। देखो एक्सट्रीकेट का मतलब होता है किसी को परेशानी से निकाल देना। फ्री देम फ्रॉम ट्रबल, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्री देम फ्रॉम ट्रबल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है एन एमिग्रेंट इज समवन। एमिग्रेंट पता है ना, इंडिया से अगर यूएस में जा रहा है तो क्या इमिग्रेंट, और यूएस से इंडिया जा रहा है तो फिर क्या है? वो इमिग्रेंट। मूव्स इनटू अ न्यू कंट्री, moves into a new country, leaves their country to settle elsewhere, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह सेटल होने जाता है, उसी को बोलते हैं एमिग्रेंट। एम्पेरिकल नॉलेज कैसी है? जो आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, थ्योरीज से नहीं आया, वो ड्रीम से नहीं आया, सपने लेने से नहीं आया, वो नॉलेज पर्सनल एक्सपीरियंस से आया। सी ऑप्शन करेक्ट है। एम्पेरिकल का मतलब भी होता है एक्सपीरियंस से। एथिक्स गाइड पीपल टू बिहेव विथ, एथिक्स क्या गाइड करते हैं लोगों को, किस चीज़ का बिहेवियर? एथिक्स एरोगेंस बनाते हैं, इमोरलिटी बताते हैं, ऑनेस्टी और प्रिंसिपल्स बताते हैं, या फिर अग्रेशन बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे मुझे। नीचे आंसर की है, पीडीएफ से मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। 25 क्वेश्चन हैं। देखो बेटा, ऊपर जो आए थे 10 आए थे, 10 में से अगर आप स्कोर कर पा रहे हो 6+ तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, आप लगातार तैयारी में बने रहें, बहुत कुछ सीख रहे हो। 25 क्वेश्चन आज हैं, आज थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, आज इतने हार्ड वर्ड्स नहीं थे, मॉडरेट थे। 25 में से अगर आपकी 18+ आ रहे हैं तब आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है जी। और 25 में 25 तो नहीं आएंगे किसी के भी, ये तो गारंटी। अगर किसी के आते हैं तो बेटा बताना, आप कमेंट करके बताना। 18+ जिसके भी आते हैं आप अपना स्कोर जरूर बताना। पीडीएफ लेना, वहाँ से सारी चीज़ें देखो, एक पेपर लिया करो, पेपर में 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग करो, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके उनके क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से अटैम्प्ट करो और फिर बाद में आंसर की से उसको चेक करो। वैसे ही 25 क्वेश्चन के नंबरिंग करो 1 से लेकर 25 तक और फिर उसके आप चेक करो। दोनों जो भी आपके आते हैं मुझे कमेंट्स में बाद में वीडियोज़ में ज़रूर बताएंगे। ऑलराइट, चलिए बेटा आप मेहनत करते रहिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।